अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जो आइनी तरमीमी मसवदा था जिसके ऊपर JUIFA ने ना कर दी, उसके ऊपर और भी जमातों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन तहफ़्फ़ुज़ात का खुल के उन्होंने इजहार किया कौमी असम्बली में। MQM जो एक बड़ी जमात है, बड़ी इत्तेहादी जमात है, उनके 22 रुकन हैं कौमी असम्बली में, फिर 3 हैं सेनेट के अंदर। उन्होंने कहा कि हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो हमें बताएंगे जनाब फ़ारूक सत्तार साहब, MQM के लीडर हमारे साथ होंगे। मगर इससे पहले कि हम आपको बराह रास्त उनकी जानिब लेके जाएं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि फ़ारूक सत्तार साहब ने कौमी असम्बली में क्या कहा था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर 2006 में तय हुआ था तो उस वक्त भी हमने कहा था कि आप जो तहरीक चला रहे हैं अदलिया आज़ादी की, वो जजों की आज़ादी की जो तहरीक है वो अदलिया की आज़ादी की तहरीक नहीं है। ये तहरीक आखिर में जाके आपके गले पड़ेगी, क्योंकि आपने बुनियादी रिफॉर्म्स की बात नहीं की। सूबाई खुद मुख्तारी भी आपने कब एड्रेस करना शुरू की? जब आपने देखा कि आपका पार्लिमानी निज़ाम भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। मजबूत मरकज मजबूत पाकिस्तान की जमानत नहीं है, मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत होगी। और खुदारा MQM को भी अब टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। हम आपके पार्टनर जरूर हैं, हम PML नहीं हैं, हमारा अपना वजूद है, अपनी इकाई है। और राना सनाउल्लाह साहब अगर हमारे साथ मीडिएटर हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड में मैंने राना सनाउल्लाह साहब को कहीं पर भी MQM के साथ रुजू करते हुए नहीं देखा। तो इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब फ़ारूक सत्तार साहब। फ़ारूक सत्तार साहब, आपने बहुत अहम तकरीर की कौमी असम्बली के अंदर। आपने कहा कि MQM को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। आपने कहा हम MQM हैं, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है। ये जो मसवदा था ये आपको कब दिखाया गया? इतवार की सुबह को मेरे ख्याल में खालिद मकबूल भाई के साथ शेयर किया गया था ये मसवदा। और खालिद मकबूल भाई ने व्हाट्सएप पे हमें भी ज़ाहिर पास ऑन किया, तो फिर हमने भी उसे देखना शुरू किया। अच्छा, लेकिन इसके जो मोटे मोटे मंदरजात है वो एक रोज़ पहले जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में डिनर था वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पेल आउट किया था, जहाँ मेरे ख्याल में MQM थी, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, तहरीक इस्तेहकाम थी मेरे ख्याल में, और शायद PMLQ थी वहाँ पर ना। बाकी पीपल्स पार्टी ने अपना एक अलहदा डिनर किया था ना। तो ये सिचुएशन थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि यही बात हमने एक्चुअली रखी है कि देखिए हम सियासत कर रहे हैं तो हमें पूरी तरीके से उसको निभाना होगा ना, और उसमें जो पेन लेना है उसके बगैर तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपको सारी सियासी जमातों के साथ अगर अलहदा आप चाहें तो उनसे अलहदा बात करें, मज़ाकरात करें, मकालमा करें, उनके साथ शेयर करें कि भाई ये एक अच्छा मकसद है, बड़ा मकसद है। 2006 में आपने तय किया था, उस वक्त MQM को तो आप सबने मिलके निकाल बाहर किया था और बाकी सब जमातें मगर फ़ारूक साहब, कता कलामी माफ, क्या आपने एक क्या गैर मशरूत आपने हामी भर ली थी इस मसवदे के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं था। हमने ये कहा था अच्छा। कि ये जब तक इसकी जुज़वियात या तफसीलात हम भी इसको पूरी तरह से स्टडी ना कर ले, हम उन बुनियादी बातों पे 100% मुत्तफ़िक़ हैं। और उस पर क्योंकि वो एक पेंडिंग एजेंडा है, चाहे 18 सालों से हो चाहे उससे ज़्यादा। और हमेशा ये होता है कि कोई अचानक एक मौका क्रिएट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्लान नहीं होता, और एक ज़रूरत आती है तो चलें किसी भी बहाने से। अगर एक पुराना इस्लाहाती एजेंडा जुडिशल रिफॉर्म का कि भाई वफाकी आईनी अदालत बनानी है और पार्लियामान की बालादस्ती का अक्स जुडिशल कमीशन में भी नज़र आना चाहिए, वहाँ सिर्फ जजेस नहीं होने चाहिए बल्कि सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान भी होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बात से तो कोई भी सियासी जमात जो अदम इत्तफाक नहीं करेगी। और मैंने देखा गौहर अली खान जो थे, जब स्पेशल कमेटी में उनके सामने डिस्कशन शुरू हो गया तो उन्होंने ये शर्त नहीं रखी कि उन्होंने कहा कि हमें मुसवदा तो दें, वो कह रहे हैं वो फाइनल स्टेज में होगा आपको दे देंगे। तो उन्होंने भी इंगेज हो गए थे और ये एक अच्छी बात थी। और उन्होंने किसी भी एक जगह बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं हम। जी, बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं जो PTI के इस वक्त चेयरमैन है। तो उन्होंने तकरीबन सारी बातों को नोट किया, लिखा, ताकि वो अपने बानी और जो उनके कायद या जो भी हैं उनके साथ भी वो बात कर सके। मेरे ख्याल में माकूल बात थी। और उमर अयूब थोड़ा सा पॉलिटिकली हार्श थे, लेकिन गौहर अली खान मेरे ख्याल में
बहुत, चूंकि वो खुद एक बैरिस्टर हैं और खुद महसूस करते हैं कि बार एसोसिएशन क्या सोचती है, बार काउंसिल्स क्या सोचती हैं, और फिर बहुत सारे वकीला तो डेमोक्रेसी और जी पॉलिटिक्स में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो वो समझते हैं कि कौमी सियासत में भी जी जो है वो अदलिया रिफॉर्म्स की किस कदर ज़रूरत है। हज़ारों, नहीं लाखों मगर मुकदमात का मगर अंबार लगा हुआ है। फारूक साहब, जी। इसके ऊपर तो आपकी पार्टी से बेहतर और कौन जान सकता है। आप लोगों ने भी हमेशा कोशिश की, या आपने कहा कि जी अदलिया को आप अपने केसेस वहां पे लेके जाते हैं। मगर देखिए, अख्तर मेंगल साहब ने, आपके भी लोग लापता हैं, तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि जी मैं तो सिर्फ तभी दस्तखत करूंगा अगर 2000 लापता अफराद को आप रिलीज कर दें। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ नुकात रख दिए। अब कामरान मुर्तजा साहब ने बड़ा अहम इंटरव्यू हमें कल दिया और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं जो अवाम को दिए जाते हैं, उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था, जो मुसवदा हमें दिखाया गया था। फिर बाद में उस मुसवदे के अंदर चेंज किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये बराह रास्त बातचीत होती थी कि जी हम तो इसके ऊपर दस्तखत नहीं कर सकते, आपने नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में कैसे बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो तलब कर दिए। आपकी नजर से ये ओरिजिनल मुसवदा गुजरा था? आप तो कह रहे हैं इतवार की सुबह आपको दिया गया, जी हाँ, उसमें इतवार ये की था सुबह जब बुनियादी हमें इंसानी मिला हकूक था, की बात? देखिए उसमें उसमें आर्टिकल 8 के बारे में ज़रूर कोई बात की गई थी, लेकिन ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि ये कहा गया था कि ये फाइनल नहीं है और हम बैठकर देखें, किसी की भी ख़्वाहिश हो सकती है, कोई भी कहीं से तजवीज़ आ सकती है। उस तजवीज़ के मुताबिक अगर ये महसूस किया जाए कि कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई स्ट्रिंजेंट मेजर लेने हैं और शॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि बात तो शायद मेरे ख़्याल में जो हुकूमत के और हमारे रियासती इदारों के दरमियान, क्योंकि उन्हें तो एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है और मिल के काम करना, और 9 मई का एक ऐसा सानिया है बहरहाल कि जिस पर अभी तक पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे जो जी कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, जो ये महसूस करते हैं कि जब कहीं पर भी सैलाब में, ज़लज़लों में, इज़दाद दहशतगर्दी में उनकी ज़रूरत होती है, तो हम इन एड ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट भी अफ़वाज पाकिस्तान को भी बुला लेते हैं। मतलब इस तरह की भी सारी सिचुएशन है। तो अगर एपीएस के वक़्त मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाने के ऊपर इत्तेफ़ाक किया था पूरी कौमी क़यादत ने। तो मेरा भी ये कहना है कि अगर कहीं डेवलप हुई है कोई चीज़ पीएमएलएन और हमारे रियासती इदारों के दरमियान, तो वो सबके साथ अगर शेयर होती है और वहाँ डिस्कशन होता है, तो सर, आर्टिकल 8 को चलिए आप सॉफ्टन बड़ी किया जा सकता था। मतलब जी, जी। सर हेलो? ये बात आप बड़ी अहम कर रहे हैं। जो बात आपकी, जी जी फारूक सत्तार साहब, आपकी बात जो मुझे समझ में आई है वो ये आई है कि मिलिट्री कोर्ट्स को एक आईनी तरमीम के जरिए आईन का हिस्सा बनाने जा रहे थे, ये बात थी। देखिए मैं देखिए मैं ये बात मैंने सुनी है ये बात, और किसी ने कही है ये बात कि शायद मिलिट्री कोर्ट के क़याम की भी बात आ रही थी। तो ज़ाहिर है कि उस पर तो किसी का भी इत्तेफ़ाक नहीं था और हो भी नहीं सकता मेरे ख़्याल में। तो फिर अगर शॉर्ट ऑफ दैट कोई ये स्टेट की डेफ़िनेशन के साथ और स्टेट के साथ आर्टिकल 7 में स्टेट या रियासत की तारीफ़ की गई है, और उस रियासत को मज़बूत और मुस्तहकम बनाने के लिए उसके जितने भी आर्म्स हैं, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमत हो और जी सेनेट हो, ये सब रियासत की तारीफ़ में और डेफ़िनेशन में ये सब आते हैं, और आपके एग्ज़ीक्यूटिव आर्म्स। अगर ऐसा है और जी 8वें जो है वो आर्टिकल में भी रियासत को डिफ़ाइन किया गया है, तो अगर उसमें ये बात की गई कि अगर कोई बात ऐसी जो रियासत की कोई बुनियादी चीज़ें, उनको अगर किसी तरीके से मजरूह किया जा रहा है, जैसे बुनियादी हक होता है, मेरे जज़्बात मजरूह हो रहे हैं और मेरे शोधा हैं हज़ारों मुल्क के लिए, 65 में हो, 71 में जी हो, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जी 40,000 50,000 से ज़्यादा जी 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 हमारे सिविलियन भी और 50,000 के करीब हमारे फ़ौजी एहलकारों ने अपनी जानों का नज़राना दिया है। और अभी भी आप ट्राइबल एरियाज़ में या बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सर, नौइयत वो की बात ठीक है। एक और सर वो केपीके बात में। आपकी तो मैं ठीक समझता है हूँ कि फिर फारूक फारूक तो भाई। अगर ऐसी तो ये मैं जी, मगर जी। जी 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 आप अपना देखिए तो मुकम्मल करें, तो मैंने एक मसला क्या सवाल करना है जरा। अगर ऐसी कोई बात थी भी ना, तो पीएमएल-एन की इसमें चूक, या मुझे जो नज़र आ रही है कमज़ोरी, कि उन्होंने वो पूरा मुसवदा ले जाके अलहदा से जेयूआई के साथ जाके उसको डिस्कस नहीं किया और चले जाते, और जेयूआई उसमें कह देती, भई देखिए उन्होंने कहा
बुनियादी मंदरजात पे हमें कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, जुज़वियात और तफसीलात पूरी तरह से हमारे सामने नहीं है, सुनी सुनाई सारी बातें हैं। नहीं, और मगर जिस तरह फारूक हमारे साहब एक पास बात देखें, आपके आपके वोटर आपको देख रहे हैं और ये जानना बहुत जरूरी है, क्या MQM ये जो तमाम मुसवदा था इसके ऊपर आमादा थी? देखिए, मैंने तो आपको कहा ना कि MQM पाकिस्तान ने यही कहा कि MQM पाकिस्तान, अब कुछ इसमें नुकात ऐसे हैं, जैसे देखिए एक और भी नुक्ता इसी तरह का था, तो मैं उस पे, अब चूँकि वो नहीं लीक हुआ, नहीं बताइए। बाहर आया, तो मैं नहीं, उसमें भी ऐसे देखिए, उसमें भी कुछ कैंटोनमेंट के एरियाज़ की बात की गई थी, ठीक है ना? और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले ऐसे हैं जो पहले से मौजूद हैं। तो मुझे और हमें महसूस हुआ था कि वो कॉन्ट्राडिक्शन में है, कोई अगर ऐसी उसमें तजवीज़ आ रही है, तो हम ओपन थे। मतलब ये कि सर जो कंटोनमेंट फाइनल की क्या बात की स्पेशल गई थी? कमिटी, सर देखिए मैं कंटोनमेंट की इसको क्या बहुत बात ज़्यादा, की गई थी? नहीं, नहीं, देखिए देखिए मैं असल बात क्या पता है, मैं कहूँगा एक नेक नियति से, एक पॉज़िटिव मैनर में, भई किसी ने भी कोई बात की है, किसी ने कोई इरादा ज़ाहिर किया है, कोई तजवीज़ शामिल की गई है, तो उस पर बात करने में, उस पर बहस करने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता। लेकिन अगर उसको मैं सिर्फ़ पॉलिटिकल प्रोग्रामों में उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँ और वहाँ से भी दे मार 4.5, यहाँ से भी दे मार 4.5, तो हुआ यही ना, देखें ना असेंबलियों में भी, असेंबली में हो क्या रहा है? हमारे जो इस तरह के जो एंकर्स हैं, मेरे होस्ट हैं, वो इसको बड़ा महसूस करते हैं जब मैं कहता हूँ कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, लेकिन उन मजबूत सूबों ने भी 2010 के बाद कोई पाकिस्तान को मजबूत नहीं बनाया। तो अब एक एक अटेम्प्ट कर ले कि मजबूत ज़िलों, मजबूत शहरों को मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत बनाए और नीचे डिवॉल्व करें, तो वहाँ कोई आता नहीं है। हर आदमी के अपने-अपने जो है ना वो तरजीहात हैं। तो ये सिलेक्टिव नहीं, मतलब नहीं, है कि आप बिल्कुल एड्रेस दुरुस्त कर, कह रहे हैं, मगर चूँकि मैंने हाँ। तो ये समझा कि आपने बड़ी अहम बात की। जब आपने ये बात की तो उसी वक़्त मैंने आपको मद्दू किया, प्रोग्राम के अंदर आपको दावत दी, तो आपने थैंक यू सो मच, आपने एक्सेप्ट किया, आपने बड़ी अहम बात की। आपने ये भी कह दिया कि आप हमें PMLN ना समझें, आप हमें फॉर ग्रांटेड ना लें। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब का हाँ। आपने नाम लिया कि वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में होने चाहिए थे, वो नहीं थे। Did they not reach out to you before Sunday with this constitutional package, sir? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब है कि दे नेवर रीच्ड आउट टू अस, दे नेवर डिस्क्लोज्ड टू अस कि भई बिल एक्चुअली है क्या? वो तो चूँकि कहीं न कहीं से जिनको भी मालूम था, उन्हीं के ज़रिए से ये बात स्लिप करके मीडिया में आती रही, तो ये ज़रूर पता चल गया था कि भई ये इजलास, मैंने तकरीर में कहा कि एक आईनी तरमीम के लिए बुलाया गया, सबको पता था। और जिस तरह सबको रोका, तो अपोज़िशन ने भी अपने सारे अराकीन को रोक लिया कि भई उन्हें मुखालफत बराए मुखालफत तो करनी होगी, चाहे वो भी बिल के आईनी तरमीम के बिल के कंटेंट से एग्री कर लें फाइनली, लेकिन उन्हें तो मुखालफत करनी है हर हाल में, जी, क्योंकि उनके इश्यूज़ कुछ और भी हैं। तो इसका जी। मतलब ये है कि, और मगर अख्तर अब मैंगल को मिसिंग पर्सन पर, आपका MQM का जी, अब MQM का वे फॉरवर्ड क्या होगा? क्या ये आईनी तरमीमी बिल सर्द खाने में चला जाएगा, या आप समझते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद बहस की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि ये ऐसा पैकेज है कि आप इसके ऊपर बहस भी नहीं कर सकते, आप इसको मुस्तरद करना चाहेंगे और एक नया पैकेज लाना चाहेंगे, अगर लाएँ तो? नहीं, मुस्तरद की तो बिल्कुल मैं बात नहीं करूँगा। मेरे ख़्याल में बात यहाँ तक तो फिर? पहुँच ही गई है, चाहे जिन्होंने मसवदा देखा हो, ना देखा हो, कि जो भी ऐसी शिकें हैं जो बराह रास्त इस बिल के मकसद से मुताबिकत नहीं रखती, उसकी कन्फॉर्मिटी में नहीं है, तो फिर उसको इस वक़्त अलग रख के किसी और जगह पे कुल जमाती बहस का एहतमाम किया जाए, कुल जमाती कोई मीटिंग का एहतमाम किया जाए और वहाँ वो एजेंडा रख के कोई अगले आईनी तरमीमी बिल में उसको रखा जाए। मेरी राय है ये, और मेरे ख़्याल में मेरी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ होगा, जब हमने भी कुछ ऐसी शिकों को उसके मसवदे में देखा, और जब इसहाक डार साहब को और आज़म नज़ीर तारड़ को मैं जी, और अमीनुल हक भाई उस खुसूसी कमेटी से उठाकर लाए थे कि भई कम से कम आप ये हुज्जत तो पूरी करें कि आपने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, आपने हमसे रुजू किया, आप आए जी, हैं, जी, लेकिन वहाँ हमने आपको जी। ब्लैंक चेक नहीं दिया था। हमने कहा था कि अभी इस पे जब बहस होगी, JUI पॉइंट रखेगी, PTI रखेगी, अभी खुसूसी कमेटी का इजलास आपने खुद कहा पहले होगा, फिर ये बिल असेंबली में जाएगा या कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में मंजूर होगा, फिर असेंबली में आएगा। ये स्टेप्स तो सारे आपने दिए थे, इसलिए हम भी खुसूसी कमेटी में ही अपनी कुछ शिकों पर अपनी फाइनल राय देंगे। लिहाजा इसके ठीक, बुनियादी कंटेंट, इसके जो ठीक, असल अगराज़ और मकासद है, जो इस्लाहाती एजेंडा है जुडिशियल रिफॉर्म का, उस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं हमारा, ठीक, और उस पे हम आमन्ना सदकना पूरी तरह से उनके साथ हैं। लेकिन ये कि कुछ चीज़ों पर हमें भी राय ठीक, देने का हक है और हम राय उसकी खुसूसी कमेटी में देंगे। तो जी, यहाँ पर बात आके पहुँची थी। जी। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक सत्तार साहब, आप अपनी जमात की तर्जुमानी कर रहे थे, आप MQM का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे और आपने ये बताया कि इतवार की सुबह को आपको ये मुसव्वदा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज दिखाया गया। उससे पहले आपकी ये शिकायत है कि हुक्मरान जमात ने आपसे राब्ता नहीं किया, आपसे रजामंदी हासिल करने की कोशिश नहीं की, आपसे मुशावरत करने की कोशिश नहीं की और MQM का और ख़ुसूसन आपका ये मौक़िफ़ है कि हम ब्लैंक चेक नहीं देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को, हम जो एक खसूसी कमेटी है उसके अंदर बहस करेंगे, नुकात उठाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं और हमारे साथ ही रहिएगा, चूंकि वुकला बरादरी जो है इसके ऊपर डिवाइडेड है। कहाँ खड़ी है वुकला बरादरी इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पे, आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले फ़ारूक सत्तार साहब ने बताया कि इतवार की सुबह जो है आइनी तरमीमी पैकेज MQM को दिखाया गया था। इसी तरह हमने कल बात की थी कामरान मुर्तज़ा साहब को, जो सीनियर लीडर हैं JUIFA के और लीगल ईगल हैं JUIFA के, और उन्होंने भी बताया कि जो मुसव्वदा उनको दिखाया गया था उसके अंदर आर्टिकल 8 के अंदर तरमीम थी। उस आर्टिकल 8 है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड, और ये बताया गया था कि सिक्योरिटी की आड़ में, नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ मेरे और आपके हैं उनको सलब किया जाएगा, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इस हवाले से जो वुकला बरादरी है, आइनी तरमीमी पैकेज का जो मुसव्वदा शेयर हुआ है, हालांकि हुकूमत ने अभी तक उसको ओन नहीं किया, मगर जो शेयर हुआ है उसके ऊपर वुकला बरादरी डिवाइडेड है। मगर ये तमाम लोग ये समझते हैं कि जिस तरीके से ये पैकेज लाया गया इस तरीके से आना नहीं चाहिए था, इसके ऊपर मुशावरत होनी चाहिए थी। हमारे साथ हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं और वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने प्ली ली है कि ये आइनी तरमीमी पैकेज जो है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इसको कलअदम करार दिया जाए। हसन रज़म पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, उनका भी वाज़ेह मौक़िफ़ है। और निदा उस्मान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और वो शरीक बानी हैं विमेन इन लॉ की। उन्होंने भी आज एक अलामिया कल रात को जारी किया है और इस मुसव्वदे के ख़िलाफ़ है। सबसे पहले निदा साहिबा आपकी जानिब, विमेन फर्स्ट, ये बताइए कि जो आपने मुसव्वदा देखा है बिलखुस जो है, आप इसके ख़िलाफ़ क्यों हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की अदालतें हैं वो करियर इन जुडिशरी नहीं होता, वो जो है अदालतें वो आइन के तहत बनी हुई हैं, वो गवर्नमेंट के मातहत नहीं होती। अब ये जब कहते हैं, बात करते हैं जजेस को ट्रांसफर कर देंगे, JCP उसकी मंजूरी देगा, जो उस जज, जो हाई कोर्ट का जज है उसका कंसेंट इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और मखसूस अदालत बिठा दी जाती है। फिर उनकी तैनाती का जो सारा इसके अंदर प्रोसेस है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हुकूमती जो है वो अमल दरामद होगा, वो कितना मुदाखलत कर सकेंगे, ये तमाम वो ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ जाते हैं। आर्टिकल 184, आर्टिकल 199 के नीचे जो राइट्स है वो सब भी इसको उठाकर तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दिए जा रहे हैं। तो ये सब जो है इस पे हमें तफ्तीश है। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने निदा उस्मान साहिबा की बात सुनी, उन्होंने कहा जी तकर्री जो है जिस तरीके से जजेस की होनी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, और दूसरी उन्होंने कहा कंसेंट के हवाले से कि जी उनके बगैर इजाज़त लिए उनकी पोस्टिंग्स हो जाएंगी। इन दोनों चीज़ों के मुझे मालूम है कि आप खिलाफ हैं, आप लिख भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, मगर इसके अलावा कौन से ऐसे नुकात हैं जो आपको लगता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सलब करते हैं, निगेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मुनीज़ है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये पूरा पैकेज जो है यह है पूरा आइन और आइन के ख़िलाफ़। आइन पाकिस्तान को एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था और उसके अंदर जो डिस्टॉर्शंस थे, सारी तहरीफ थी, वो जो मुख्तलिफ मार्शल लॉज में की हुई थी, एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना 18वीं तरमीम के तौर पे। आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक साहब ने और मुख्तलिफ जर्नैलों ने मुख्तलिफ वक्तों पे इस आइन की बिगाड़ की थी। तो उसको 18वीं तरमीम से और फिर बाद में 19वीं तरमीम आई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, जो तरमीम थी कोर्ट की। तो देखिए, अब आप हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब कि हमारे यहाँ जो आइन है वो 3 सुतून पे खड़ा हुआ है। एक अदलिया है जो आज़ाद होनी चाहिए, एक पार्लियामेंट है जो मुकन्नना है, कानून साजी उसका हक है,
और एक एग्जेक्टिव है जो आपकी हुकूमत होती है, और इनके अंदर एक बैलेंस है, उस बैलेंस को खराब। लेकिन यहाँ जो ये पूरा पैकेज है वो तो सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रहा है, हाई कोर्ट को ख़त्म कर दिया है। ये तो मैं तो इसको कहता हूँ ये एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मार्शल लॉ के लोग भी कभी नहीं कर सके, जो जर्नल नहीं कर सके इस मुल्क में। मुझे बिलखुसूस ऐसे नुक्ते बताएं जिससे लगता है आपको कि बाकी में ऐसा मार्शल लॉ से भी बदतर। सबसे पहले ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो एक कोर्ट है जिसके पहले चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, प्रेसिडेंट लगाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और वो पहले जजेस अपॉइंट करेंगे उसके। तो फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा एक आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, जो पहले हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, एक नया सुपर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके जजेस टोलो आप अपनी मर्जी से लगाएंगे, तो आज़ादी कहाँ चली गई? टोटल एग्जेक्टिव कंट्रोल हो गया उसमें। और फिर जो इवन तरीक़ाकार जो मुरतब हो रहा है जजों के सिलेक्शन का, उसमें भी एग्जेक्टिव को सारी पावर दे दी गई है, पार्लियामेंट के लोगों को बिठा दिया गया है, और फेडरल कंसोलिडेटेड और आर्टिकल 209 जो सबसे एहतसाब का आर्टिकल होता है जजों के खिलाफ, और उसके अंदर भी 3 जजेस होंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट का और 2 हाई कोर्ट के जजेस। वहां भी आपने उसको सुप्रीमेसी दे दी उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। फिर आपने जो हमारी यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, इवन हाई कोर्ट से जो अगर पटिशन होगी वो जाएगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट फारिग, और फिर उसके अंदर फैसला करेंगे, और ओरिजिनल जूरिसडिक्शन और जितने आर्टिकल्स हैं 184, 86, 187 वो सब उधर दे दिए गए। तो आपने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया पाकिस्तान के। ये बहुत बड़ा हमला है आज़ादी, हमारी आज़ादी के खिलाफ आइन की, और ये इतना बड़ा हमला है जो आज तक मार्शल लॉ के अंदर भी नहीं हुआ कोर्ट के ऊपर। ठीक सर, ये हसन रजा पाशा साहब, आपने आबिद जुबैरी साहब की बात की, उन्होंने कहा ये हमला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ में इस तरह के कवानीन आते थे। उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव कंट्रोल हो गया जजेस के ऊपर। आप तो खुद एक जज रह चुके हैं, आप समझते हैं कि ये जो तंकीद करें दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं किसी हद तक तो इनकी मोहतरम जुबैरी साहब की बात से एग्री करता हूँ, और किसी हद तक कुछ बातों की हद तक मैं बसद एहतराम इख्तलाफ रखता हूँ। देखिए, जहाँ तक इख्तलाफ किस पे रखते हैं सर? मैं अर्ज करता हूँ, जहाँ तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का और कानून साजी का जो इख्तियार है वो आईने पाकिस्तान ने पार्लिमान को दिया हुआ है। और आप देखें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कंसेप्ट है ये 2006 से है, ये आज से नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर देखें, जो आज की अपोजिशन के रहनुमा हैं मोहतरम इमरान खान साहब, वो भी सिग्नेटरी हैं उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो है वो फॉर्मेशन के हवाले से बात है। अब रहेगी बात कि उसको किस तरह फॉर्मेशन करना है। ये बिल्कुल मैं जुबैरी साहब की बात की तईद करता हूँ कि उसके लिए डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, और लॉयर्स फ्रेटर्निटी मेन स्टेक होल्डर्स है जिनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, जिनको इस वक्त तक ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये हमारा एतराज है हुकूमत वक्त से कि आपने इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट लॉयर्स को और या उनके नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि हम भी अपनी इनपुट दें। जिस तरह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में जो हुकूमत वक्त थी उस वक्त की, उन्होंने बार काउंसिल्स को एतमाद में लिया, जिसकी वजह से हमने कामयाब हुए 2 ऐसी शिकें इंसर्ट कराने की जिसका फायदा अवाम उन्नास को मिल रहा है। तो बात यह है कि ये चीजें जो आइन में अमेंडमेंट की बात है ये बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि हुकूमत वक्त से शायद गलती हुई है और जल्दबाजी और उजरत दिखाई दी है, जो जिसकी वजह से ये मौका उनको मिला है कि वो पास नहीं करवा सके। यही वजह है कि इन्होंने सीक्रेट रखा, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बहस और तमहीज के लिए मुतलका अफराद, मुतलका इदारों की तरफ रेफर नहीं किया। कर देते तो ज्यादा अच्छा था, इसमें बेहतरी हो सकती है। ये आपने दो बड़ी अहम नुकात जो हैं वो आपने रखे कि एक तो मुशावरत नहीं की गई, फिर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, मगर आपने एक अहम सवाल उठा दिया और वो ये कहा कि आईनी कोर्ट्स जो हैं, अदालतें जो हैं, वो हमेशा से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, मिसाक जमहूरियत का हिस्सा रहे हैं। अब उसकी फॉर्मेशन कैसे होनी है उसके ऊपर इख्तिलाफ राय जो है वो है। हम इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर से हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ एक पैनल है लीगल सीनियर लॉयर्स का। हमारे साथ निदा उस्मान साहिबा हैं जो विमेन इन लॉ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब निदा उस्मान साहिबा, ये बताइए कि वकला बरादरी का अब रिएक्शन क्या होगा, आपका क्या मुतालबा होगा? अब ये जो आइनी तरमीमी पैकेज है ये तो पास ना हो सका, मगर ये अब बहुत वाजे हो गया है कि हुकूमत जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स चाहती है। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए और आपका रद्द अमल क्या होगा जो वकला बरादरी है उसका? देखिए, हुकूमत से पहले जुडिशल रिफॉर्म्स तो हम लोग चाहते थे, वकला बरादरी चाहती थी, और कई दफा ऐसे हमने प्रपोजल्स भी सबमिट किए हैं। लेकिन वो रिफॉर्म्स किस नीयत से लाए जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है, इसमें ऑब्वियसली बहुत फर्क है। हम लोग बात करते हैं इंक्लूजन को बढ़ाने की, फेयर रिप्रेजेंटेशन इन जस्टिस सेक्टर की, लेकिन जिस किस्म के रिफॉर्म्स का सामना हमें करना पड़ता है इस सूरत में, साइनी पैकेज की सूरत में, उसमें कहीं भी वाज़ेह नहीं है कि खवातीन को कैसे नुमाइंदगी दिलाई जाएगी, या फिर इस पूरे जो निजाम है उसके अंदर वो कैसे इंश्योर करेंगे पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन। और उसके अलावा जो दीगर एतराजात रह चुके हैं चेरी पिकिंग के हवाले से या फिर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, उनको बजाय कि आप एड्रेस करें उन जो हमारे भी इश्यूज रहे हैं कि जी यहाँ पे पैकिंग हो जाती है कोर्ट्स की, लाइक माइंडेड जजेस बिठा दिए जाते हैं, बजाय कि वो एतराजात दूर हो, आपने मजीद उसके अंदर अनसर्टेनिटी ले आया कि कोई भी 3 में से आप किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, यानी जो चीजें डिसाइडेड थी भी वो आप करते हैं। तो ऑब्वियसली रिफॉर्म, हमारा अगला लाएमल यही है कि जो भी रिफॉर्म हो, हम स्टेक होल्डर है, हमारे बगैर हमें शामिल बगैर आप कोई किसी किस्म से आगे नहीं जा सकते। ये सब मुशावरत करके ही होगा, ऐसे नहीं। जी आबिद ज़ुबैरी साहब, निदा साहिबा कह रही है कि जी मुशावरत के बगैर स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड लें। आई एम श्योर कि आपका भी ये मुतालबा होगा, मगर आपको क्या लगता है कि अब ये आइनी पैकेज सर्द खाने में चला गया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कि देखिए, पूरी कोशिश, क्योंकि आइनी पैकेज जहाँ से बना है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हैं। आप देखिए, एक चीज़ आ रही है इसके अंदर, नेशनल सिक्योरिटी, अनडिफाइंड एक चीज़ है। आर्टिकल 8 जो हमें अब जो कहता है कोई कानून साजी नहीं हो सकती आपके बुनियादी हुकूक के खिलाफ, उसके अंदर भी उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है कि जी फंडामेंटल राइट्स आपके मेरे, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया तो आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे। आपका आर्टिकल 199 जो रिट जुरिडिक्शन देता है, कहाँ से ये पैकेज बन रहा है? आप देखिए कि ये आर्टिकल 243 के अंदर अमेंडमेंट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, और देखिए बात हो रही है कि हुकूमत रिफॉर्म करना चाहती है। रिफॉर्म एक आप 3 सुतून है, को इक्वल सुतून है। हुकूमत कैसे रिफॉर्म कर सकती है जुडिशरी के विदाउट जुडिशरी या स्टेक होल्डर्स के पूछे बगैर? आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यहाँ तो ये पैकेज जो आ रहा था, जो हमने उस तमाशा देखा, जो शबखून मारा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में हमारी आजाद अदलिया पे, वो इनके अपने लोगों को नहीं मालूम था। आज तक हमने वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं देखा। हमारे पास ट्रंकेटेड डॉक्यूमेंट कल आया। तो देखिए ये बात आपने दुरुस्त कही आबिद साहब। बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि आप अमेंडमेंट का उनको हक है, बिल्कुल हक है उनको अमेंडमेंट का। क्या उनको सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने का हक है? नहीं है उनको सुप्रीम, ये कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो सुप्रीम ये बहुत अहम बात की। लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड। हसन रजा पाशा साहब, आबिद ज़ुबैरी ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा आईनी तरमीम का उनको हक है, वो करें, मगर सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने का उनको हक नहीं है। बिल्कुल, मैं ज़ुबैरी साहब की इस बात को सेकंड करता हूँ, और इसीलिए आईने पाकिस्तान में ये बात दी गई है कि अगर पार्लिमान कोई आइन के बुनियादी ढांचा के खिलाफ कानून साजी करती है तो कोर्ट्स, मुल्क की अदालतें जो हैं वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। और माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऐसे वो कवानीन या आइनी अमेंडमेंट जो कि की गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यानी ये भी आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो सकती है। ना कोई अदालतें बंद करने की तरफ जाने देंगे हम, और ना ही हम ये चाहेंगे कि कोई इदारा, कोई हुकूमत वो सुप्रीम कोर्ट पे शब खून डाले और उसको बंद करने की कोशिश करे। जो इख्तियारात आइन में दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उस पे हमारी रेड लाइन है। लेकिन ये कहना कि जी कि बिल्कुल मुझे ये बताइए सर, प्लीज मुझे ये बताइए कि मिलिट्री कोर्ट्स, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी बता रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स को भी आईनी तरमीम का हिस्सा बना दिया जाएगा और सिक्योरिटी के मामलात को लेके। क्या आप उसकी हमायत करेंगे हसन रजा पाशा साहब? देखें जी, पाकिस्तान बार काउंसिल और मैं
अपनी बात भी करता हूँ ज़ाती तौर पे भी, कि कभी भी हमने सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने का हक में बात नहीं की, हमेशा उसकी मुखालफत की है। और आज भी ये कह रहे हैं कि किसी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स बनाई मिलिट्री पर्सनल्स के लिए हैं, उनको करे जो मर्जी है करे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपने कोर्ट और साइड बाय साइड एंटी टेररिज्म कोर्ट्स आपने बना दिए हैं, उनको इतने इख्तियार दे दिए हैं, वो उनसे काम लें। आप सिविलियंस का ट्रायल उनसे कराएं, उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, उनसे करवाएं। तो इसीलिए मिलिट्री कोर्ट्स की हम बिल्कुल मुखालफत करेंगे कि वो सिविलियंस का ट्रायल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, निदा उस्मान साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरा ख्याल है ये जो 3 वकील हैं वो यक ज़ुबान होकर एक ही बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आना है, कम से कम हसन रज़ा पाशा साहब कह रहे हैं, तो कम से कम आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके आएँ। जुडिशल रिफॉर्म्स अगर आपने करना है तो वो आप इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के लिए करें। आप ख़ुद से जो है चेरी पिकिंग, जिस तरह निदा उस्मान साहिबा ने कहा, आप मत करें जजेस की। इस तरह अदलिया जो है वो कमज़ोर होगी, रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होगा। और अहम बात उन्होंने ये कह दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनको जो वकला बरादरी है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।